मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूज, आज एक ऐसी शख्सियत के साथ आपसे रूबरू हो रहा हूं कि इस इंटरव्यू को सुनने के बाद आपको लगेगा कि आपने इतनी देर क्यों लगाई ऐसी शख्सियत को हमारे सामने लाने। साथियों, मैं बहुत दिनों से प्रयास में था कि मैडम नमिता राकेश हमारे स्टूडियो में आए, लेकिन इनकी जिद थी कि आप फरीदाबाद के रहने वाले हैं और यहाँ आपका ज़्यादा समय गुजरा है, तो आप मेरे यहाँ आके मेरा इंटरव्यू लें। तो साथियों, आप समझते हो कि नमिता राकेश के सामने मेरी जिद क्या मायने रखती है। अंततः मैंने इस बात को माना कि इनकी व्यस्तता को देखते हुए, हालांकि आजकल आप रिटायर हो गई हैं, लेकिन मुझे लगता ऐसा है कि इनकी व्यस्तता रिटायरमेंट में और अधिक हो गई है, क्योंकि जहां एक सफल ऑफिसर के तौर पे ये अलग अलग विभागों में काम करती रही हैं, वहाँ पर सदैव एक कवित्री के रूप में, एक एंकर के रूप में ये हमेशा सबके दिलों में राज करने वाली रही हैं। इसलिए आज भी हिंदुस्तान के कोने कोने से इनके पास ऐसे निमंत्रण आते रहते हैं कि ये उन प्रोग्राम्स को एंकरिंग करें और उसमें चार चांद लगाएं। साथियों, एक होता है कविता पढ़ना, एक होता है उन कविताओं को कीपिंग इन व्यू द ओकेजन, उनके अनुसार फिट करके उनको सुनाना। ये मैडम नमिता राकेश की एक बहुत खूबी है, जिसको ये बहुत वर्षों से निभाती रही हैं। तो आइए आज नमिता राकेश का एक बहुत ही बेबाक इंटरव्यू करते हैं, जिसमें खुल के ये अपने सारे गुणों को बखान करेंगी, अपनी विभिन्न यात्राओं का, अलग अलग अवार्ड्स का हमसे सारा लेखा जोखा विस्तृत रूप से बयान करेंगे। तो नमिता जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने व्यस्त समय में से समय निकाला और रेडियो बूज के लिए आपने अपनी बात रखना स्वीकार किया। आपका पुनः आभार व्यक्त करते हुए हम आज की बात शुरुआत करते हैं। नमस्कार मुकेश गंभीर जी, मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे निमंत्रण पे यहाँ आए जी। और सबसे पहले कि बात आगे शुरू हो, मैं आपके रेडियो बूज का हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, साथ ही आपका भी, कि आपने इस काबिल समझा मुझे कि आप अपने इंटरव्यू के लिए आपने मुझे चुना और आज आप मेरे घर पर हैं। आपका घर पे स्वागत है और रेडियो बूज के सभी दर्शकों का, सभी श्रोताओं का मैं आपके माध्यम से इस्तकबाल करना चाहती हूँ, उनका स्वागत करना चाहती हूँ। नमिता जी, आपकी काबिलियत को मैं तो स्वीकार करता ही करता हूँ, क्योंकि हम लोग दोनों इकट्ठे मंच पर काव्य पाठ करते रहे हैं। लेकिन इस इंटरव्यू के बाद जो हमारे सुनने वाले श्रोता हैं, वो भी इस बात को निसंकोच स्वीकार करेंगे कि वाकई एक काबिल कवित्री, एक काबिल एंकर से मैंने बातचीत की है और उनके दिल से ये बात उठेगी कि हमें अब तक इतनी देर तक इस काबिलियत से वंचित क्यों रखा गया। तो इन शब्दों के साथ सबसे पहले मैं चाहूँगा कि आप मेरे श्रोताओं को ये बताएं कि व्यावसायिक तौर पर, प्रोफेशनल पर्सन के तौर पर आप किन किन जॉब्स में काम करते रहे, ताकि उसके साथ साथ फिर हम आपकी साहित्यिक यात्रा के ऊपर भी बातचीत करें। जी।
सरकारी सेवा में मैं 1988 में आई यस। और वो भी यूं ही आ गई थी, कोई प्लानिंग नहीं थी मेरी कि मैं जॉब करूंगी जी। आफ्टर मैरिज। क्योंकि मैं कॉलेज लाइफ में थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि किस तरह से मैं आई सेवा में। हाँ। जब मैं कॉलेज लाइफ में थी और पढ़ते पढ़ते मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी, मेरी मैरिज हो गई थी, तो कॉलेज में भी मैं बड़ी एक्टिव थी। Yes. हर तरफ पार्टिसिपेट करना, कल्चर में, स्पोर्ट्स में, हर तरफ। आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में रही? हाँ, मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश लिटरेचर में हुई है Yes. कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से जी। उसके बाद मैंने एमए हिस्ट्री किया, डबल एमए हूँ। Okay. और जब मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही थी एमए हिस्ट्री, तभी सेकेंड ईयर में जब मैं आई थी तो मेरी मैरिज हो गई थी। ओके। और उसके बाद क्योंकि आफ्टर मैरिज जब तक तो मैं पढ़ ही रही थी, फाइनल ईयर के पेपर्स भी मैंने बाद में दिए थे, आफ्टर मैरिज ही दिए थे। और उसके बाद मुझे लगने लगा कि मैं बस घर में बैठी हूँ और कोई एक्टिविटी नहीं है। उस समय मैं अमृतसर में थी जी। हस्बैंड की जॉब अमृतसर में थी, तो ब्लू स्टार ऑपरेशन जब हुआ था जी, ये तब की बात है। तो मुझे लगने लगा कि मैं बिल्कुल इनएक्टिव हो गई हूँ, कहाँ इतनी एक्टिव लाइफ थी। तो हस्बैंड नहीं चाहते थे कि मैं जॉब करूं। उस जमाने की बातें हैं जब लेडीज को कहते थे नहीं भाई हम तो जॉब नहीं करने देंगे। हाँ। तो उस समय एक एग्ज़ाम निकले हुए थे, तो उसमें हस्बैंड ने कहा अच्छा एग्ज़ाम निकले हुए हैं तो तुम भर दो। मैंने कहा मुझे तो नहीं आता भरना, आप ही भर दो। तो उन्होंने ही भरा, उन्होंने सब कुछ फॉर्म वॉर्म भेजे और मुझे बस उन्होंने एक बात कह दी थी मुझे कि देखें तुम्हें कितना याद है अपनी पढ़ाई। तो बस चुनौतियां स्वीकार करना मेरी शुरू से आदत रही है। और मैंने कहा ठीक है मैं फर्स्ट आके दिखाऊंगी जी। और मेरे को सब याद ही था, कॉलेज से नई नई निकली थी मैं, सब याद था, इंग्लिश हिंदी और सब कुछ जो सब्जेक्ट्स होते हैं जनरल नॉलेज के। जाके मैं बस ऐसे ही यूजुअली जैसे जाते हैं पेपर जाके दे के आ गई और भूल गई। जब रिजल्ट आया तो मेरी इंडिया में 7th रैंक थी। ओके। हस्बैंड ने कहा ठीक है तुम्हें आज सब आता, मैंने मान लिया चलो अब ठीक है। तो मेरे फादर ने बोला नहीं नहीं अब इसको जॉब करने दो। ओके। लोग कितनी कोशिश करते हैं जॉब के लिए, इसकी तो ऐसे ही लग गई है और 7th रैंक आया तो इसको जॉब करने दो। तो वो दिन था, तब से लेके आज तक मैं जॉब ही कर रही हूँ। और पोस्टिंग मेरी 1988 में कृषि मंत्रालय में हुई थी जी। हालांकि मुझे अच्छा मंत्रालय मिलना चाहिए था क्योंकि उस समय मैं लखनऊ में थी और कुछ यहाँ से कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं हो पाया। तो बहुत 1.5 साल के बाद मेरी पोस्टिंग हुई। तो मेरी जो सीनियरिटी वो भी मारी गई और मुझे मनचाहा मंत्रालय भी नहीं मिला। तो इस तरह से मेरी जॉब शुरू हुई। ओके। फिर जब 88 में ज्वाइनिंग के बाद भी मैं रुकी नहीं पढ़ाई में, क्योंकि पढ़ाई से शुरू से घर में वातावरण पढ़ाई का था। मेरी मदर भी पोस्ट ग्रेजुएशन थी, पोस्ट ग्रेजुएट थी, वो एमए हिस्ट्री थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से रेगुलर। तो घर में वातावरण था, मेरे नाना भी कमिश्नर थे, वो भी लिखते थे, शायद लिखने का असर वहाँ से है। तो उसके बाद भी मैं रुकी नहीं और ऑफिस के साथ साथ मैंने बीएड किया क्योंकि बिफोर मैरिज में बीएड करना चाह रही थी, पता नहीं क्यों मन में था। तो उस समय मेरे सब्जेक्ट के जो कॉम्बिनेशन थे वो सही नहीं थे। तो एमए हिस्ट्री के बाद मेरा कॉम्बिनेशन बन गया, मैंने बीएड किया, उसमें मेरी फर्स्ट पोजीशन आई। तो मैंने एमडी यूनिवर्सिटी से किया। उसके बाद भी ऑफिस चलता रहा। फिर जर्नलिज्म का बड़ा शौक था मुझे, कैमरे का और सब कुछ बोलने का शुरू से शौक रहा है। तो मैंने जर्नलिज्म किया भारतीय विद्या भवन से। This is after marriage. After marriage and after joining the job. हाँ. After doing a job. क्योंकि इन सब पढ़ाई का मेरी जॉब से कोई तालमेल नहीं था। ऑलरेडी जॉब में कर रही थी, लेकिन मेरा मन था पढ़ने का। तो जर्नलिज्म मैंने किया और उसमें मेरी फर्स्ट डिवीजन आई। ओके। तो ये सब मैं करती गई, उसके साथ साथ मेरा जो सफर था सरकारी नौकरी का वो भी चलता रहा। वेरी गुड। मैं समझता हूँ जो आपकी जॉब थी दैट वाज ऑल इंडिया लेवल सेंट्रल सर्विस। यस ऑल इंडिया लेवल सेंट्रल सर्विस की थी। सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब थी। और लेकिन चांस की बात है हमारी ज्यादातर जो पोस्टिंग है वो इंडिया दिल्ली में ही है। तो बाहर कई बार हुआ मेरा ट्रांसफर। और लेकिन मैं गई नहीं, मैंने प्रमोशन भी छोड़े अपने। और फिर मैंने ऑफिस भी चेंज कर लिया और मैं करीब 35 इयर्स की सरकारी सेवा दिल्ली में की है। और अभी कुछ ही समय पहले मैंने रिटायरमेंट लिया है। बिल्कुल ठीक है। विभिन्न मंत्रालयों में मैंने जॉब किया। मैंने कृषि मंत्रालय से शुरू किया। उसके बाद मैं इनकम टैक्स में रही 10-15 साल। आई रिमेम्बर आपकी जो चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर मैडम सरोज बाला थी, आप उनकी वन ऑफ द फेवरेट पर्सन थी। और अक्सर वो आपकी तारीफ में मेरे सम्मुख भी बहुत सी
बात कहा करते थे हाँ जी। और हमें भी प्राउड महसूस होता था कि भाई नमिता हमारे साथ मंचों पर पाठ करने वाली कवित्री हैं और हम बड़े क्लोज ढंग से आपसे एसोसिएटेड हैं। एनीवे, तो नमिता जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, फिर आपका विधिवत ढंग से लेखन का काम कब शुरू हुआ? देखिए, विधिवत ढंग से लेखन का काम अगर मैं कहूँ तो वो चाइल्डहुड से है। ओके। मैं स्कूल कॉलेज से ही लिख रही थी। ठीक। और लिखती जा रही थी, कोई मतलब टारगेट नहीं था कि मुझे क्या बनना है, वो तो एक शौक था, क्योंकि घर से मुझे मिला। मेरी मदर भी लिखती थी। yes. वो इंग्लिश में लिखती थी। okay. तो मैं बताऊं कि मैंने जो एमए हिस्ट्री किया वो भी इंग्लिश मीडियम से किया। एमए इंग्लिश तो है ही इंग्लिश। right. फिर मैंने बीएड भी इंग्लिश मीडियम से किया। जर्नलिज्म मैंने इंग्लिश मीडियम से शुरू किया, लेकिन जब लोगों ने कहा नहीं, ये एक खुला मंच है जर्नलिज्म, आपको हिंदी में ज्यादा वो ऑडियंस मिलेंगे, ऑडियंस मिलेंगे, तो मैंने शिफ्ट कर दिया हिंदी में। तो सिर्फ जर्नलिज्म मैंने हिंदी में किया, क्योंकि मेरी मदर लिखती थी तो वो कीड़ा तो था दिमाग में, लिखती थी मैं भी। स्कूल कॉलेज से मैं एडिटर रही, अपने स्कूल कॉलेज की मैगजीन थी। जब मैं एमए इंग्लिश कर रही थी, उस समय एक कंपटीशन निकला था, तब मैंने, जिसे कहा जाए एक प्रोफेशनली पहली कविता, तब मेरी सिलेक्ट हुई और मैं फर्स्ट आई उसमें। और तब से ये लगा कि नहीं, मुझे इसमें आगे और लिखना चाहिए। और that was written in English or no, not in हिंदी। अच्छा, it was written in हिंदी। फर्स्ट कविता हिंदी में। उससे पहले छुटपुट मैंने बहुत लिखा, मुक्तक लिखे और भी कुछ 4 लाइनर 6 लाइनर, इंग्लिश में भी बहुत लिखा। लेकिन वही बात है कि ऑडियंस नहीं थी इंग्लिश में। कवि सम्मेलन और मुशायरे सब हिंदी और उर्दू में होते थे। तो तब से लिखना शुरू किया, और फिर धीरे धीरे जब मैं जर्नलिज्म कर रही थी, तब यहाँ एक होटल है महालक्ष्मी पैलेस, तो वहाँ पे एक मुशायरा हुआ, तो उसमें मुझे जाना हुआ बोलने के लिए। जब मैं वहाँ गई और फिर लोगों ने सुना तो बड़ी दाद मिली, बड़ा प्रेस हुआ। तो उसके बाद से फिर मैं धीरे धीरे गोष्ठियों में जाने लग गई। फिर एक जगह गई, दूसरी जगह, तो धीरे धीरे जो मेरी कविता थी मुझे पता चला कि लोगों को पसंद आ रही है। तो फिर जितना अब तक का लिखा था वो सब सुनाया गया, नया भी लिखना जारी रहा। और ख़ास बात ये कि मैं कभी इसलिए नहीं लिखती कि मुझे लिखना है, जब ऊपर से आमद होती है तभी लिखा जाता है और वो बात दिल तक पहुंचती है। बिल्कुल ठीक है। मेरी कविताएं, मेरी गज़लें, मेरे शेर पसंद किए जाने लगे। और धीरे धीरे मेरा साहित्यिक जो वातावरण था, जो सर्कल था, बड़ा होता गया। फरीदाबाद से निकल के दिल्ली, दिल्ली से बाहर दूसरे प्रदेशों में, दूसरे राज्यों में लोग बुलाने लग गए, मैं जाने लगी। और फिर धीरे धीरे मैं प्रोफेशनल हो गई, प्रोफेशनल इस सेंस में कि लोग मुझे पे करने लग गए। मेरी कविताओं के पैसे मिलने लग गए। या मैं एंकरिंग शुरू से करती रही हूँ, तो रेडियो और टीवी में मैं एंकरिंग भी करने लग गई। रेडियो टीवी से बुलावा आने लग गए मुशायरों के। कभी मेरा एकल पाठ हुआ रेडियो में या टीवी में, कभी मैंने संचालन भी किए। तो धीरे धीरे नाम फैलता गया और फिर मशहूरी ऐसे होती गई। और मुझे फख्र ये हासिल है कि मेरे संचालन में बहुत प्रसिद्ध गजलकार हैं बासुब राही जी। मेरे संचालन में उन्होंने पढ़ा। डीडी नेशनल पे 2-3 बार इंटरव्यू भी आए एज ए सेलिब्रिटी। और लक्ष्मी वाजपेयी जी भी, लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी, वो डिप्टी का जनरल उप महानिदेशक रेडियो में रहे। तो उन्होंने भी कई जगह मुझे बुलाया। रेडियो में मैंने बहुत असंख्य, मतलब हजारों प्रोग्राम रेडियो में दिए, एंकरिंग भी की। फिर रेडियो की उर्दू प्रसारण सेवा है, विदेश सेवा, उसमें मैंने बतौर अफसाना निगार, बतौर शायरा, बतौर होस्ट वहाँ भी काम किया। फिर मुझे क्योंकि बोलने का शौक था, तो एक बार जब मैं AIR में गई बोलने के लिए, तो वहाँ की जो पैक्स थी उन्होंने कहा आपकी आवाज़ अच्छी है, आप यहाँ ऑडिशन दे दो। तो शौकिया ऑफिस के साथ साथ सब चल रहा था। मैंने उसका ऑडिशन दिया, उसमें पास हो गई। फिर मैंने कैजुअल अनाउंसर का काम भी किया रेडियो में, कई वर्षों तक किया। और कैसे किया कि बस ऑफिस जाती थी, लंच में उठी, गई, प्रोग्राम देके वापस आ गई सीट पर। तो ऐसे ऐसे मैंने प्रोग्राम किया है। ऐसे ही दूरदर्शन में जब मेरे प्रोग्राम आते थे, कभी संचालन के होते थे, कभी मैं बतौर शायरा या बतौर कवित्री जाती थी। बड़े फेमस प्रोग्राम रहे हैं उर्दू में। बज़्म आता था डीडी नेशनल उर्दू पे। एक कविता समय आता था, कुबेर दत्त जी थे उस समय, अंजनी जी थे और अंजुम उस्मानी जी थे। उन सब के निर्देशन में मैंने बहुत से प्रोग्राम होस्ट भी किए और एज ए सेलिब्रिटी भी वहाँ गई बोलने के लिए। बड़े सभी प्रोग्राम बड़े सफल रहे। मैं नमिता जी एक बात आपको और ऑडियंस के बीच में साझा करना चाहता हूँ कि मुझे ऐसा प्रिविलेज मिला है कि आपने बहुत से प्रोग्राम्स मेरे होते हुए भी
जी आपने एंकरिंग करी। हाँ जी, मुझे भी प्रिविलेज है कि मैंने आपके बहुत से प्रोग्राम होस्ट किए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हाँ जी, आप इसमें अपनी सहमति और असहमति बताइए कि हम लोगों के भीतर का जो एक शायर और शायरा का जो रूप है वो और निखर के सामने आता है जब जब हम एंकरिंग करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कारण ये है, आप ना केवल अपनी रचना को ही पढ़ रहे होते हैं बल्कि साथ साथ जिस शायर या शायरा ने आना है उनके साथ अपनी बातचीत का तालमेल बिठाना, हाँ जी, उनके सीक्वेंस जोड़ना, उनके साथ सीक्वेंस जोड़ना, प्लस जो वो पढ़ के गए हैं उसका बेस्ट पार्ट पिक करके वो दोबारा से जनता के सामने रखना, ये सारी बातें हमें और ज़्यादा निखारती हैं और ज़्यादा बढ़ाती हैं। और डेफिनेटली मुझे याद आता है कि आपके एक फंक्शन में जिसमें शायद दिल्ली के जितने भी प्रोमिनेंट डीआईजी आईजीज थे वो आए हुए थे, आपने मुझे भी न्योता दे रखा था, तो वहाँ भी मैंने देखा कि आप बहुत बखूबी ढंग से जहाँ मंच का संचालन कर रही थी वहाँ साथ साथ आप अपनी जितने भी कलाम आप पढ़ सकते थे आपने पढ़ा और लोगों ने बहुत अच्छे से वाह वाह करी और बहुत देर तक मेरे जहन में वो सारा प्रोग्राम रहा, बहुत खूबसूरत, और उसकी साधुवाद के आप हकदार हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा किन किन विधाओं में आप लिख लेती हैं? गंभीर साहब, पहले तो इन शब्दों के लिए आपका मैं तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। चलिए, you deserve that। क्योंकि पता नहीं क्या होता है, जब मैं स्टेज पे आ जाती हूँ तब मैं वो नहीं होती जो भी आपके सामने बैठी हूँ। मैं एक अलग ही उसमें रहती हूँ ऑरा में, और उस समय पता नहीं ईश्वरीय कुछ कुदरती है कि एक से एक तार जुड़ते रहते हैं। और मेरा ये मानना है कि संचालन करना सिर्फ नाम पुकारना नहीं होता कि एक आया नाम बुला दिया फिर आप बैठ गए फिर दूसरा आया, आपको एक कड़ी से दूसरी कड़ी जोड़नी रहती है। इसीलिए मेरी जितनी भी पुस्तकों का विमोचन हुआ है सबकी एंकरिंग आपके द्वारा हुई है। इवन जब माननीय राज्यपाल मिजोरम के मिस्टर आर.ए. कोहली आए हुए थे तो उस समय भी आप थे, और वो किस तरह से आपको आशीर्वाद और वो देके गए आपको भी याद है और मुझे भी याद है जी। तो बड़ा अच्छा, आपकी किताबों की एंकरिंग करने में मज़ा ही आता है क्योंकि आप खुद इतने बड़े शायर हैं और इतनी अच्छी पोजीशन पे आप रहे हैं जी। तो उसके बाद आपके अंदर का जो शायर जब जगता है ना तो आपका भी एक अलग ही रूप होता है। तो जब सामने ऐसा व्यक्तित्व खड़ा हो तो आपको ऊर्जा मिलती है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि मंच पर हमारा और आपका जुगलबंदी चली है। लोग आज भी याद करते हैं जुगलबंदी। बिल्कुल, आई रिमेम्बर दैट प्रोग्राम एज वेल। जी, आप बात करें। जहाँ तक विधा की बात है कि मुझे लगता है कि मैंने बहुत सी विधाओं को छुआ है और ये नहीं कि जानबूझकर छुआ है, वो अंदर से निकला। जैसे मैंने अपनी जो शुरुआत की थी मुक्त छंद से शुरू की, मैंने कुछ मुक्तक भी लिखे, मैंने फोर लाइनर भी लिखे और उसके बाद मैंने कुछ शेर भी लिखे कहे, और उसके बाद धीरे धीरे मैंने देखा मैंने हाइकू भी लिखे, मैंने गज़लें भी लिखी, गज़लें भी कहीं बहुत सी, और मैंने लघु कथाएं भी कहीं, मैंने दोहे भी लिखे हैं, और मैंने अभी संस्मरण भी कुछ लिखे हैं। इसके अलावा मैंने गीत भी लिखे हैं। गीत भी मेरे कई बड़े मशहूर हुए। और लगभग हर विधा मैंने छुआ है, बस डायरी मैंने नहीं लिखी है। डायरी अभी तक नहीं लिखी है, लेकिन बाकी मुझे लगता है सब विधाएं मैंने छुई है। ठीक है नमिता जी, इफ यू ट्राई टू रिमेम्बर इट, सभी विधाओं में से आपके दिल के नजदीक कौन सी विधा रही है? देखिए, दिल के नजदीक तो ये कहा जाए कि जो भी दिल से निकली हैं, सभी विधाओं में जो मैंने रचना की है सभी दिल से निकली हैं। तो सभी विधाएं मुझे पसंद हैं। लेकिन आप यहाँ फंस रही हैं। मैंने आपसे अगला प्रश्न ये पूछना था कि भाई आप जो दिल से लिखा हुआ है उसको जरा हमारे सामने गुनगुना दीजिए। अब आप देख लीजिए कितना लंबा सिलसिला हो जाएगा। बिल्कुल।
तो सभी विधाएं दिल से निकली है, मुझे सभी विधाएं पसंद हैं। लेकिन जहाँ तक दोहे की बात है उसमें शिल्प है 13-11-13-11 की, उसमें मात्रा का बंधन रहता है। हाइकू में 17 अक्षरों का बंधन रहता है। गजल तो और भी कठिन विधा है। बहुत, एक गजल लिखने में आपको 10 से 15 दिन लग जाते हैं। यूं ही शेर नहीं कहा जाता कोई, वो शेर जो दिल को छू जाए शेर वो होता है। तो उसमें भी बड़ा टाइम लग जाता है। लेकिन मुक्त छंद जो है वो एक प्रवाह रहता है। मुक्त छंद, मैंने जितनी भी अब तक कविताएं लिखी हैं, मेरी कई किताबें आई मुक्त छंद पे, वो एक बार जो मेरे मुंह से निकलती हैं या कागज पे उतरती हैं तो बेसाख्ता एक ही बार में मेरी एक स्ट्रेच में वो कविता पूरी हो जाती है। कभी मैंने कटाई छटाई नहीं करी। मेरे ये शेर होंगे तुम्हारे लिए मेरे ये शेर होंगे तुम्हारे लिए, मैंने तो तेरे मेरे एहसास गुनगुनाए। बहुत बढ़िया, क्या बात तो है। बात ये है, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जब ये शेर गुनगुनाते हुए आपके जहन से निकलते हैं, दिल से निकलते हैं, तो वो परमात्मा की विशेष कृपा होती है, तभी संभव हो पाता है। जी, कई बार ऐसा भी हुआ कि जैसे मैं समीक्षाएं लिखती हूँ, मैंने समीक्षाएं बहुत लिखी हैं। हाँ जी। लोग किताब भेजते हैं अपनी समीक्षा लिखने के लिए या प्रीफेस लिखने के लिए, या मेरी किताबों पे लोगों ने लिखा है तो थोड़ा सा मुझे हथौड़ा मारना पड़ता है। जैसे लोगों ने कहा 1 महीने के अंदर लिख के दे दीजिए। मैं बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे बैठी होंगी, जब आएगा जी आपने लिखा नहीं अभी तक, फिर जो मेरी कलम उठेगी तो 16 से 20 पेज 25 पेज में ऐसे ही लिख दूंगी। ठीक है। तो अंदर से ही निकलता है, जो आपने बिल्कुल सही कहा। जी बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम आपकी विधाओं की इस बात पर बात जानना चाहें कि इन विधाओं को पुस्तक के रूप में आपने किन किन विधाओं को कलमबद्ध किया है, तो आप कौन से नाम लेना चाहेंगे? मेरा सबसे पहला संकलन 96 या 7 में आया था। उसमें कुछ कवि थे, मेरा पहला तब आया, क्योंकि ऑफिस के साथ साथ ये सब करने में समय लगता है और ऑफिस की भी बड़ी रिस्पॉन्सिबल जॉब रही मेरी, तो समय नहीं मिलता था। फिर घर गृहस्थी भी रहती है और आना जाना भी बहुत रहा, मेरा टूरिंग बहुत रही। तो किताबों की ओर ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब सब लोगों ने कहा कि आपकी किताब आनी चाहिए, तो 97 के बाद फिर मेरी अपनी एक पुस्तक आई 2000 में, सन 2000 में आई। उसमें विभिन्न शेड्स की कविताएं थी। उसके बाद फिर तो किताबों का सिलसिला जारी रहा। मुझे नाम अगर आपको याद है तो। क्षितिज की दहलीज पर मेरा पहला संकलन था। यूँ तो मेरे 25 से 30 संकलन, बल्कि इससे ज्यादा भी आ चुके हैं। मेरी हमने सारे नोट कर लिए हैं, वो आपके साथ हम कर देंगे। और मेरी पहली किताब आई थी 2000 में, सन 2000 में, उसका नाम था तुम ही कोई नाम दो। मैं दिखाना चाहूंगी आपको। ये मेरी पहली किताब थी। तुम ही कोई नाम दो। तो इसका नाम भी मैंने बड़ा सोच के लिखा था, क्योंकि मैं कोई भी नाम सोचती थी इसका तो मुझे समझ नहीं आ रहा था। डॉक्टर हरीश नवल हैं, बड़े प्रसिद्ध साहित्यकार, तो उन्होंने भी कई नाम सुझाए। तो सबसे अच्छा मुझे ये लिखा कि मैं पुस्तकों दर्शकों पे छोड़ दूं, पाठकों पे छोड़ दूं कि तुम ही कोई नाम दो इस किताब का, क्योंकि इसमें विभिन्न शेड्स हैं कविताओं के, भावों के। तो और मैंने इसका कवर भी बड़े सोच समझ के लिखा। एक एम्बिगुअस सी इसमें थी कि आप कह रहे हैं कि सब कुछ भगवान के हाथ में है। तो मेरी पहली किताब थी, इसकी समीक्षा बहुत सी जगह आई, टीवी में आई, रेडियो में आई, अखबारों में बहुत छपी। तो मेरी पहली किताब थी। उसके बाद फिर ये किताब और आई, ये आई एहसास के परों पर। इस पे डॉक्टर लक्ष्मी शंकर वाजपेयी जी ने भूमिका लिखी है, और भूमिका में उन्होंने लिखा है कि प्रेम कविताएं लोग लिखना भूल गए हैं। इतनी ज्यादा नफरत फैल गई है समाज में, आतंक, उस समय आतंक बहुत था, तो प्रेम कविताएं बहुत इक्का दुक्का आ रही हैं। ऐसे समय में एक पूरी किताब प्रेम कविताओं की आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने लिखा है अंदर कि 40-50 वर्षों में ये किताब आई है। तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। इसकी भी समीक्षा कई जगह आई, और उसमें सभी प्रेम कविताएं हैं। नाम भी लिखा है एहसास के परों पर, और उसमें विभिन्न शेड्स हैं प्रेम के। ओनली लव पोएम्स। मैं नमिता जी, आपके इस टाइटल से और किताब के विषय को ध्यान में रख के मुझे अपनी 2 पंक्तियां याद आती हैं कि तुमसे जन्मे एहसासों को, तुमसे जन्मे एहसासों को अभी और भी कहना बाकी है, और संग तुम मेरे चलते रहना, प्यार सफर का बाकी है। क्या बात है, प्यार सफर का बाकी है। आपने तुमसे बात शुरू की तो मुझे अपना शेर एकदम से याद आ गया कि तुमसे मिलकर जाना मैंने जीना क्या है।
यस। कि तुमसे मिलकर जाना मैंने जीना क्या है, मैं क्या जानूं अश्के गम को पीना क्या है। बहुत अच्छा। और राम सरीखे वफादार जो पत्नी से है, हाँ, राम सरीखे वफादार जो पत्नी से हैं, वो क्या जाने ईना मीना टीना क्या है। क्या है, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपकी इस कविता को बहुत सराहा गया है महफिलों में, मुझे अभी भी याद पड़ता है। तो एनीवे, आप पुस्तकों की यात्रा की बात कर रहे हैं। उसके बाद फिर मेरी उर्दू में किताब आई। उर्दू का मैं बता दूं कि मेरी कविताओं में उर्दू के लफ्ज रहते हैं। हाँ। और जब मेरी ये पहली पुस्तक आई थी, तुम ही कोई नाम दो, तो इसका जब लोकार्पण हुआ था, श्याम सिंह शशि जी आए थे इसमें, और आप भी थे मौजूद। तो उसमें उन्होंने एक बात उठाई थी कि नमिता, आपकी कविताओं में उर्दू रहती है। तो वो इस बात के खिलाफ थे। तो मैंने तब भी उनको यही जवाब दिया था कि श्याम सिंह जी, मेरी कविताओं में उर्दू में डालती नहीं हूँ, आ जाती है, बेसाख्ता आती है, क्योंकि मेरे नाना उर्दू में लिखते थे। तो कहीं ना कहीं तो जीन में आ ही जाता है, जीन्स में आपके। तो उर्दू के इसमें भी कविताओं में उर्दू के शब्द नहीं, वैसे भी नमिता, आप एक लेखिका के तौर पे और साहित्यकार के रूप में इस बात से एग्री करेंगे कि दरअसल जब हम लिख रहे होते हैं तो कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं जिनमें ऐसी कुव्वत होती है कि वो सारे भावों को पकड़ पाते। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम इस बात पे स्टिक कर जाएं कि हमें नहीं हिंदी में ही लिखना है, तो कहीं पर आप उस स्पिरिट को खत्म कर रहे होते। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि ये छूट तो होनी चाहिए। मैं एक और बात की लिबर्टी लेते हुए आपसे कहना चाहता हूँ, हालांकि आप तो मात्राओं की और इनका पूरा राइम का और उसका ध्यान रखती हैं, मुझे ये बात रुकावट लगती है। बिल्कुल रुकावट। और इसी से मजबूर होकर मैंने एक शेर गुनगुनाया था। आपको शायद लगता है याद आ गया। मैं कहा करता था कि मेरी शायरी तुम्हारी दाद की मोहताज नहीं है, मेरे हर शेर पर मेरी महबूब ने मुझको 100 बार चूमा। मैंने क्या लेना देना कि तुम्हें पसंद आया या नहीं आया, मैंने जिसके लिए लिखा उसने स्वीकार कर लिया और मुझे दाद दे दी। इतने में ही मेरी सारी बात पूरी होगी। तो मेरा ये मानना है, कुछ भी हो, शायरी कविता स्वतः सुखाए तो रहनी ही चाहिए। ऑफ कोर्स आप पूरी दुनियादारी को ध्यान में रख के आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये वो विधाएं हैं जो दिल से निकलती हैं और दिल तक पहुंचती हैं। हजारों लफ्जों के दीवान कौन पढ़ता है, कोई दिल को छूती बात हो तो कह जा। तो आपने जो कुछ भी लिखा है वो दिल से लिखा, दिल तक पहुंचा है, इसलिए लोग वाह भी करते हैं और जहां जरूरत पड़ती है वो आ भी बढ़ते हैं। बिल्कुल जी। तो उसके बाद फिर मेरी उर्दू की बात चल रही थी, तो फिर मुझे, जब मैं इलेक्शन कमीशन में भी रही हूँ 7 साल, वहाँ पे डॉक्टर एस वाई कुरैशी थे चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो उन्होंने मेरी कविताएं पढ़ी थी और मुझे सुना भी था। हरियाणा कैडर के आईएएस। हाँ जी, आईएएस अफसर हैं। तो वो खुद भी बहुत अच्छे लेखक हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि नमिता, आप बोलती तो बहुत अच्छा उर्दू में, आप पढ़ना लिखना भी सीख लो। तब उस समय मैंने 2005 की बात है या 6 की, मैं उसमें इलेक्शन कमीशन में थी। तो उन्होंने मुझे कहा आप जामिया मिलिया से कोर्स करिए। तो मैंने वहाँ एडमिशन ले लिया। कॉरेस्पॉन्डेंस का कोर्स था, क्योंकि ऑफिस में थी तो रोजाना जा नहीं सकती थी। देखिए, रोजाना भी मेरे मुंह से निकला ही है, ये भी उर्दू का शब्द है। तो मैंने एडमिशन ले लिया और 1 साल मैंने वो कोर्स किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि देखो, आपको प्रैक्टिकल भी आना चाहिए। तो उनके एक ओएसडी थे वहीं ऑफिस में, तो उनसे उन्होंने ड्यूटी लगाई कि आप नमिता को उर्दू सिखाइए। हालांकि मैं सीख चुकी थी, लेकिन प्रैक्टिकली जब तक आप कुछ नहीं लिखोगे, कॉरेस्पॉन्डेंस की उसकी बात अलग होती है। तो लंच आवर में जबकि सब सोते थे या घूमते थे, मैं अपनी फाइलें उठाकर कागज लेके उनकी ओएसडी के पास पहुंच जाती थी और दोबारा से अलिफ बे ऐसे मैंने सीखा। वो फाइलें मेरी भर गई और मैंने पूरा उनसे सीखा। और उसके बाद मेरी 2006 में ये किताब आई उर्दू में। ये मैंने खुद उर्दू में लिखी और इसकी ये किताब आई उर्दू में, जिसका नाम है नदी आवाज़ देती है। और खुशी की बात ये रही कि मेरी पहली उर्दू की किताब को हरियाणा उर्दू अकेडमी ने पुस्तक अवार्ड दिया। ये स्टेट अवार्ड मिला मुझे। तो इस तरह से मुझे प्रोत्साहन मिला और मुझे
और भी आगे करने का मौका मिला। उसके बाद फिर मैं एक और हिंदी की किताब आई जिसे ये था मैं तेरी गजल हूँ। ये मेरी किताब आई, सजेस्टिव जी जी टाइटल। यस, थैंक यू। तो ये आई और उसमें डॉक्टर बालसुब्राही ने और हरीश नवल जी ने लिखा है इस पे। और इसकी भी बड़ी प्रसिद्धि हुई और लोगों ने बड़ा सराहा इसको। और उसके बाद मेरी 3-4 किताबें और आई हैं लेकिन वो इसमें मौजूद नहीं है। फिर मेरी उर्दू की एक और किताब आई जिसका नाम है, पढ़िएगा। अच्छा, नहीं इंग्लिश में लिखा हुआ है। अच्छा, जब ताजमहल देखा। ओके। जब ताजमहल देखा, ये है उर्दू की किताब तो उल्टी खुलती है। तो ये मेरी किताब आई और इसकी खास बात ये रही कि मैं गैर मुस्लिम हूँ और गैर मुस्लिम की किताब को स्पॉन्सर करना दिल्ली उर्दू काउंसिल द्वारा बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। एक गैर मुस्लिम की किताब को दिल्ली उर्दू काउंसिल ने स्पॉन्सर किया। उन्होंने छापा और वो भी उर्दू में। वो भी उर्दू में। ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात थी। ये मेरी एक और किताब आई। उसके बाद फिर मेरी अभी एक किताब और आई है, वो भी उपलब्ध नहीं है मेरे पास। अभी लेटेस्ट मेरी 2021-22 में एक और किताब आई है, तजुर्बे की कपास। ओके। ये भी उर्दू में है, तजुर्बे की कपास। ये भी आई है। और एक किताब मेरी अभी है नहीं। उसके बाद मेरी एक किताब और आई है, ये है तेरे ख्यालों में। अच्छा। तेरे ख्यालों में आई, ये इसमें भी गज़लें हैं सारी। ओके। और इसको भी बड़ा फख्र हासिल है। उसकी खास बात ये कि इसकी जो पेंटिंग है ये मंडेला आर्ट है। अच्छा। मेरी बेटी ने बनाई है। ओके, वेरी गुड। पल्लवी है मेरी बेटी, उसने ये आर्ट बनाया है। तो उसी आर्ट को मैंने कवर क्यों ढूंढू जब मेरे पास मौजूद है पेंटिंग। तो इसको नहीं, मैं जी बड़े फक्र से ये बात कह सकता हूँ नमिता, आपने जिस विधा को पकड़ा है जी और रादर भाषा को भी पकड़ा है, उसमें आपने महारत हासिल किया है। और ऑफ कोर्स कृपा तो उसकी ही रहती है, लेकिन डेफिनेटली जो कर्मशील व्यक्ति हैं वो जब किसी एक बात के पीछे लगते हैं तो अंत तक उसका पीछा करके उसको अपना हिस्सा बना लेते हैं। और आप उसका जीता जागता उदाहरण हैं। और फिर एक शेर याद आ गया इस बात का कि तकदीर को तू अपनी बदलने का हुनर सीख। तकदीर को तू अपनी बदलने का हुनर सीख, हालात की गर्मी से पिघलने का हुनर सीख। बहुत अच्छा। तू सीख गया सुबह निकलने का हुनर तो सूरज की तरह शाम को ढलने का हुनर सीख। बहुत अच्छा, बहुत जी, शुक्रिया। देखिए, शायरी सिर्फ अल्फाजों का जोड़ नहीं, बिल्कुल। शायरी में अगर कोई यूनिवर्सल मैसेज नहीं छुपा हुआ तो मैं समझता हूँ कि वो शायरी के मयार पर खरी नहीं उतरती। और आपकी हर गज़ल, हर अशार कोई ना कोई मैसेज देता है और वो मैसेज यूनिवर्सल मैसेज है। वो सिर्फ शारीरिक तल का मैसेज नहीं है, वो रूहानी तौर पर भी छूता है। मुझे एक वाक़या याद आ गया जी। मैं आप ही के यहाँ बैठी हुई थी एक बार जी। और आपके एक मित्र थे डॉक्टर प्रवीण जी। तो वो बैठे हुए थे और मैं वैसे ही, हमारी जब दो शायर या कवि मिल जाए तो कविता का दौर तो चलता ही है। तो मैं अपनी कविताएं सुना रही थी। उसमें एक मेरी कविता थी बुढ़ापा। तो उसमें जो उसका थीम था वो ये था कि जब एक साथी बिछड़ जाता है तब एक जो स्पाउस रह जाता है अकेला, तो उसकी क्या फीलिंग होती है। वो कविता जब मैं सुनाने लगी तो आपके जो मित्र थे डॉक्टर परवीन, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे। तो उनको ये लगा कि तो उनको लगा कि कविता तो उनके ऊपर ही लिखी गई है। तो जो आपने बोला ना, एक टच कर जाती है जब लोगों को, लोग उसे अपना मान लेते हैं। तो वो आपकी कविता की सार्थकता है। अभी भी बहुत सी कविताएं जो मैंने लिखी हैं, जब मैं सुनाती हूँ कवि सम्मेलन में या कहीं किसी प्रोग्राम में, तो लोगों के दिल तक पहुँचती, बहुत से लोग खड़े होके मतलब बोलते हैं कि लगता है कि आप तो हमारी बात कर रही हैं। तो ये मुझे खुशी मिलती है। तब मैं आपकी बात को अपनी शायरी में कहता हूँ जी जी बिल्कुल, कि मैं दिलों के सच्चे जज्बात लिखता हूँ। क्या बात है। और होंठों तक आके जो रुक जाएं अल्फाज लिखता हूँ। बहुत खूब। कहने को कहता हूँ मैं बात अपनी, पर उसमें छुपी तुम्हारी ही बात लिखता। क्या बात है। तो शायरी, कविता, बिल्कुल, ये तो इसी हुनर का नाम है ना
कि बयान तो आप कर रहे हैं, हाँ। और हजारों लोगों को ये लगे टच हो रहे हैं। कि भाई ये तो हमारी ही बात इन्होंने कह दी। वही सार्थकता है लिखने की। वही सार्थकता है। और इनके बाद अभी किताबों की बात चल रही थी, एक जी। मेरी किताब ये और आई है, हाँ जी। समकालीन कवित्रियां, लोकप्रिय कविताएं। ओके। ये अगेन डॉक्टर बालसुब्राही जी ने कॉन्सेप्ट निकाला। हाँ। उन्होंने कहा कि कवियों के तो बहुत से ग्रंथ आए हैं, हाँ। लेकिन कवित्रियों का नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि कवित्रियों का भी आना चाहिए। हाँ। और मुझे खुशी से ही बताते हुए गौरव हासिल हो रहा है, फख्र हासिल हो रहा है कि उन्होंने देश भर से 5 कवित्रियों को छांटा। उन 5 में मैं भी थी। ओके। तो उसमें उन्होंने हर कवित्री पे एक कविता किताब निकाली। अच्छा। और ये कोरोना काल में, मतलब कोरोना काल में भी हम लोग खाली नहीं बैठे, पूरी किताब व्हाट्सएप पे हुई है। ठीक है। हमने सब कविताएं चुनी, उन्होंने कहा आप अपनी जितना अब तक लिखा है उसके थोड़े थोड़े अंश हमें दो, और वो हमने व्हाट्सएप पे भेजे पब्लिशर को, पब्लिशर ने वो छापे और करेक्शन भी हमने व्हाट्सएप पर ही करी बैठे बैठे। और ये किताब आई, इसमें मेरी कविताएं भी हैं, गजलें भी हैं, गीत भी हैं, हाइकू भी हैं, दोहे भी हैं जी। ऐसे उन्होंने 5 कविताएं निकाली, 5 कवित्रियों की किताबें निकाली। सबका यही है, फ्रंट पेज पे हमारी फोटो, बैक पे 5 की। ठीक है। ठीक। और इसका लोकार्पण डॉक्टर कीर्ति काले भी हैं इसमें। हाँ। पुष्पा राही जी भी हैं। कीर्ति काले जी अभी हाल में ही मेरे पास रेडियो पे भी आई हैं। हाँ। और निशा भार्गव हैं इसमें। हाँ। अलका सिन्हा तो शामिल नहीं हो पाई थी, ममता जी हैं। हाँ। तो इसका लोकार्पण भी बहुत बड़े लेवल पे हुआ। अच्छा। कीर्ति काले जी ने कराया था। तो इस तरह से जब लोग मिल जाते हैं आपको सराहने वाले, तो बड़ा अच्छा लगता है इसके लिए। और भी एक मेरी हाइकू पे भी किताब आई है। अच्छा। वो अभी उपलब्ध नहीं है, कई साल पहले आई थी। तो उसका नाम है मन के धागे। मन के धागे। मेरी पंजाबी में भी किताब आई है। पंजाबी का मैं बताऊं कि पंजाबी मुझे आती थी क्योंकि मैं पटियाला में रही हूँ कुछ साल। 7th क्लास वहीं से पास किया, तो वहाँ पे पंजाबी कंपलसरी थी। तो वहाँ 7th में मैंने पढ़ा था, और एक बार जब पढ़ लेती हूँ तो यहाँ रह जाता है। हाँ। तो पंजाबी आ गई। मैंने बहुत से पंजाबी के प्लेज में भी काम किया। पंजाबी के प्ले में बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी जीता है मैंने। अभी भी सर्टिफिकेट रखा है। और आपने मिलके 1-2 फिल्में भी बनाई है। फिल्मों में भी काम किया, आपकी ही फिल्म में काम किया। हाँ। और अभी कुछ मैंने छोटी छोटी 2-3 लघु फिल्मों में भी काम किया है। तो पंजाबी में मेरी किताब आई, पंजाबी अकेडमी ने उसको भी सराहा उसको। और कई कविताएं मेरी कविताएं में छपती। चलिए नमिता जी, सच बात है, आपके साहित्य, आपकी पुस्तकें, आपकी कविताओं की विधाओं पर अगर हम बात करते रहे तो मैं ये समझता हूँ कि समय सीमा जो है वो बीच में आड़े आएगी, तो हमें रुकना पड़ेगा। अदरवाइज बहुत लंबे समय तक हम ये सारी बात कर सकते हैं। लेकिन एक विशेष बात जो मैं अपनी ऑब्जर्वेशन में भी आपको देना चाहता हूँ, नमिता जी, आपने इतना कुछ साहित्य में किया, साथ साथ आप अपनी जॉब भी करते रहे, और मैंने बड़े क्लोज क्वार्टर से आपको ऑब्जर्व किया है। आपने अपने दोनों बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से, राधा तीनों बच्चों को बहुत अच्छे ढंग से बड़ा किया। बहुत लायक बच्चे हैं, अपनी अपनी जगह सेटल हो गए हैं। लेकिन यहाँ मैं आपसे एक बात कहलवाना चाहता हूँ बाकी साहित्यिक लोगों को कि ये सब कुछ करते हुए आपके लाइफ पार्टनर का जो आपको योगदान मिला है, कुछ बातें उसके बारे में भी आप जरूर करें। देखिए, लाइफ पार्टनर का योगदान, परिवार का योगदान ना हो तो कोई इतना आगे नहीं बढ़ सकता। क्योंकि जब मैं टूर करती थी, ऑफिशियल टूर मेरे बहुत रहते रहे, अभी भी साहित्यिक टूर चल रहे हैं, पहले भी रहे। ऑफिस की जॉब, फुल टाइम जॉब थी, जिम्मेदारी की पोस्ट थी, फिर घर आना, सब संभालना, बच्चों को देखना। तो उनका अगर योगदान नहीं होता तो ये सब संभव नहीं था। तो और कई लोग, मैं ये बात नमिता जी से इसलिए कहलवा रहा हूँ कि हम में से जो भी लोग शायरी या कविता या साहित्यिक काम या आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते हैं, उनको ज़रूरी है अपने लाइफ पार्टनर का सहयोग मिलना, बहुत ज़रूरी। बिना उनके सहयोग के हमारी ये यात्रा पूरी नहीं हो पाती। इसलिए मैं 4 पंक्तियां कहा करता हूँ जो आपके ऊपर भी 100% फिट होती हैं, क्योंकि मैं अच्छे से आपके मियाँ जी से परिचित हूँ।
उनके योगदान से परिचित हूँ। तो उनको याद करते हुए मैं एक बात कहा करता हूँ कि मेरे हर नगमे का साज हो तुम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और उम्र भर में जो तलाशा नाज हो तुम। दुनिया तो वाकिफ है मेरी इस भारी बुलंदी से, दर हकीकत मेरी हर तरक्की का राज हो तुम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आप देखिए, स्वयं सहमत हैं? प्लीज। मैं ये कहना चाह रही हूँ जी कि लाइफ पार्टनर का साथ बहुत ज़रूरी है। उससे भी ज़रूरी ये भी है कि शौक मिलना। कई बार लाइफ पार्टनर ऐसा मिल जाता है कि जिसके शौक नहीं मिलते। हाँ। और संयोग की बात है कि मेरे और राकेश जी के जो विचार भी हैं और जो हॉबीज़ भी हैं वो भी मिलती हैं, क्योंकि वो भी लिखते हैं। तो उन्होंने कभी कोई अड़चन नहीं लगाई, कोई रोकथाम नहीं करी। और बल्कि एक बार ऐसा भी होता था कि मैं नहीं जाती थी, कि मुझे नहीं मन है जाने का, मैं आज वहाँ नहीं जाती, वो मुझे भेजते नहीं, तुम जाओ। मैं उसका गवाह हूँ। आप अक्सर ऐसी महफिलों में बिल्कुल वो लेके आते थे। और इसीलिए देखिए, मैं भी कुछ कम नहीं हूँ, मैंने भी नाम उनका ही लगाया अपने। यस, मैं कहने ही जा रहा था। मैंने उनका नाम आगे लगाया है और कई बार उनका ही नाम लगाया है। और वो कहते हैं कि मेरा नाम लगा इसलिए तुम मशहूर हो। आप मेरा नाम लगा के मशहूर हो जाओ। तो उन्होंने मेरा नाम लगा लिया। वो राकेश नमित लिखते हैं। तो ये बात रही है। और तालमेल तो बहुत जरूरी है और बच्चों का सहयोग भी जरूरी है। और लेकिन मुझे आत्म संतोष ये है कि चाहे मैं जॉब में रही, चाहे मैंने अपने टूरिंग करी या मैंने घर से साहित्यिक यात्राएं की, मैंने कभी भी किसी बच्चे को रोता हुआ नहीं छोड़ा। मैंने किसी बीमार बच्चे को घर पे नहीं छोड़ा। मुझे बहुत से सीरियल्स के ऑफर आए, अभिनय के ऑफर आए, फिल्मों से आए, मुझे बॉम्बे से ऑफर आए, लेकिन मैं नहीं गई क्योंकि मेरी जॉब दिल्ली में थी। और मैं उस समय बच्चे छोटे थे, कभी एग्जाम है, कभी कोई बच्चा बीमार है। मैंने बड़े बड़े ऑफर ठुकराए हैं सिर्फ अपने बच्चों की खातिर। तो ये मुझे बड़ा संतोष है कि मैंने जो कुछ भी हासिल किया, कुछ खोकर नहीं हासिल किया। नॉट एनी कॉस्ट। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कुछ पाने के लिए खोना पड़ता है। मैंने कुछ नहीं खोया और सब पाया ही पाया है। और कभी किसी की उंगली नहीं पकड़ी। बहुत मिले उंगली पकड़ने वाले, उंगली पकड़ के पहुंचा पकड़ने वाले, लेकिन मैंने कभी उस उंगली को झटक दिया। आप तो समझ रहे हैं मैं किन अर्थों में बात कर रही हूँ। क्योंकि एक महिला हमने देखा हुआ है झटक। ये भी देखा है कि किन्होंने कोशिश करी। तो बहुत लोगों ने कोशिश करी और मैंने वो हाथ झटक दिए और अपने बलबूते पर आगे बढ़ी हूँ। आज कोई ये नहीं कह सकता कि नमिता को मैंने आगे बढ़ाया या नमिता को मैंने ये किया, आज नमिता ऐसी है। बड़े फख्र के साथ, आत्मविश्वास के साथ, बिना किसी समझौते के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। मुझे बड़ा संतोष है। यस, डेफिनेटली नमिता, वी आर प्राउड ऑफ यू। वी विश ऑल द बेस्ट फॉर यू एंड प्रे टू ऑलमाइटी। सच बात है, आपके पूरी यात्रा को सुन के आई एम फोर्स टू से वन ऑफ माई रुबाई कि तेरे सजदे में सर को नवाऊं तो क्यों ना नवाऊं, और तेरे सजदे में गीत गाऊं तो क्यों ना गाऊं। तूने भी तो झोलियां भर भर के नवाजा है मुझको, फिर तू ही बता तेरे सजदे में सर को झुकाऊं तो क्यों ना। बिल्कुल सही बात कही है आपने। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे श्रोताओं को अपनी यात्रा के माध्यम से एनलाइटन किया। मैं बता नहीं सकता कि आपके इस साक्षात्कार को सुन के कितने लोग प्रेरित होंगे और कितनी नई रचनाएं आएंगी। इन शब्दों के साथ हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी आपका धन्यवाद करती हूँ। और अभी तो ये बातचीत अधूरी सी लग रही है, क्योंकि बहुत से जो पहलू थे इस यात्रा के अभी रह गए हैं। बहुत सी यादें हैं, बहुत से संस्मरण हैं जो भी आपके साथ साझा करने थे। बहुत सी कविताएं ढेर सारी रह गई हैं। इस प्रॉमिस के साथ कि नमिता को अब हम अपने स्टूडियो में दोबारा बुलाएंगे और ये जो वृत्तांत अधूरे रह गए हैं इनको वहाँ बैठकर पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम नमिता जी से इजाज़त लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत